कैसे बच्चों? तो पिछली क्लास हमारी प्रोबेबिलिटी पे चल रही थी। प्रोबेबिलिटी को मैंने ख़त्म कर दिया है, उसकी सारी थ्योरीज़ और एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दी है। आपको अगर दिक्कत है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो। मैंने ट्रिगोनोमेट्री की भी दोनों चैप्टर ख़त्म कर दी है, यानी ट्रिगोनोमेट्री एक तो थी ही और उससे रिलेटेड एक हमारी चैप्टर थी वो था हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर अभी तक कवर कर दिया है बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है इसको पढ़ा दीजिए, कवर करा दीजिए। इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं कि सर मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आता, करना क्या है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपके पास एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बोट एंड स्ट्रीम आ रही है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले थ्योरी क्लास, फिर हम देखेंगे कि किस बुक से हमें आपको प्रॉब्लम करवाना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रत्येक प्रॉब्लम की टाइप बता दूँ और आप खुद से करें, ठीक है। तो चलो आज मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। जो बच्चे 9th के हैं उनके लिए भी ये चैप्टर है और जो 10th के लिए हैं उनके लिए भी, दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो बच्चों, देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ही उस चैप्टर की मेन थीम है और अगर हम थीम समझ गए तो हमें सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं, यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले तो यहाँ लीनियर और ये इक्वेशन, पहले इन पर चर्चा करते हैं ये क्या होता है। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन तो जब भी, यहाँ पे अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बाबू, जब भी कोई चीज़ इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? इक्वेशन। देखो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो तो ही इक्वेशन होगा। ये ax प्लस सी भी हो तो भी क्या होगा? एक इक्वेशन होगा। ये अगर बी वाई प्लस सी हो तो भी क्या होगा? एक इक्वेशन होगा। जैसे अगर ए बी से नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझो, एग्जाम्पल में 2x प्लस 3y बराबर 5, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। 4x प्लस 2 बराबर 8, ये भी एक इक्वेशन। यहाँ y नहीं है लेकिन होगा ये इक्वेशन। 3y प्लस 5 बराबर 10, ये भी एक प्रकार का क्या होगा? इक्वेशन होगा। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो 3 प्लस 2 बराबर 8 ऐसा कुछ, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। अब बात क्या, फर्क क्या है, कैसे करेंगे? या फिर ऐसा भी हो 3x प्लस 2y, केवल सिंपली इतना हो तो भी ये इक्वेशन नहीं है। तो आखिर क्या है? क्या आपने देखा? एक तो इक्वेशन की मैंने बेसिक फॉर्मेट लिखी कि ये क्या होगा, तो ये क्या है? x और y। वहाँ से आप नहीं समझे तो यहाँ से देखो, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले तो एक चीज़ कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है और वेरिएबल है वो देखो एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलके, और साथ में ये वाला सिंबल भी होना चाहिए, ये वाला सिंबल देखो, यहाँ पे 3x प्लस 2y तो है लेकिन यहाँ बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। डैट मीन्स कि हम 3x प्लस 2y को इक्वेशन नहीं बोलेंगे। हाँ, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल याद करो, पॉलिनोमियल में तुमने पढ़ा था वहाँ टर्म्स के आधार पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 टर्म का है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? बाइनोमियल बोल सकते हैं। टर्म के आधार पर 3 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल थे। तो लेकिन जब तक बराबर कुछ नहीं आता है, इस साइड समथिंग और इस साइड बराबर, यानी LHS और RHS जब तक नहीं आता है तब तक हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन के लिए क्या ज़रूरत है। इक्वेशन के लिए तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ की वेरिएबल का होना ज़रूरी है, वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मैंने ये कुछ भी लिख दिया, या मान लो इक्वल टू हमने 5 नहीं लिखना, इक्वल टू या 5 भी मैंने लिख दिया, तो
3 + 2 को जोड़े 5 आए, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल भी ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? इक्वेशन के लिए हमारे पास होना जरूरी है कि वेरिएबल भी हो उसमें। जरूरी नहीं है कि 2 या 1 भी हो सकता है, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो लेकिन वेरिएबल का होना जरूरी है, और साथ में इक्वल टू के साथ में इस साइड भी कुछ होना जरूरी नहीं है कि यहाँ इक्वल टू के बाद 0 ही हो, यहाँ पे हम 8 10 कुछ भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। तो इक्वेशन क्या है, क्या समझे आप लोग बात? मैं इसको एक बार मिटा के तुम्हें साफ साफ बताऊं। तो इक्वेशन का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक LHS होगी और क्या होगी, कुछ RHS होगी, इनके बीच बराबर का साइन लगा हुआ होगा, तो वो इक्वेशन होगा। साथ में हमारे पास वेरिएबल भी होंगे ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास ये जो वेरिएबल है इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या है? तो देखो बच्चों, वेरी शब्द से बना हुआ है। वेरी का मतलब जो बदलता रहे, डैट मीन्स कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से जो हम अपने मैथ्स में वेरिएबल दिखाते हैं वो XYZ के रूप में दिखाते हैं वेरिएबल को, लेकिन वो कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से x और y का हम वेरिएबल के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x + 5 बराबर क्या, 3। तो मुझे बताओ x बराबर यहां से क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 - 5 बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगी, -2। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, x + 2 बराबर क्या है, 3। तो यहां से x बराबर क्या, 3 - 2 बराबर रिजल्ट क्या, 1। मुझे बताओ बाबू, इस पहले वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन है एक, क्योंकि इसमें क्या है, एक वेरिएबल भी है, कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक वेरिएबल भी है, साथ में यहाँ क्या है, इक्वल टू भी है। डैट मीन्स LHS और RHS साथ साथ सॉल्व हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मिलाते हुए LHS और RHS का भी होना जरूरी होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हमने x की वैल्यू निकाली, क्या आया हमारे पास, -2 आया। अब आप देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन था जिसमें x + 5 बराबर 3 थी, तो यहाँ x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, -2। और सेम एक दूसरा इक्वेशन हमने लिया, यहाँ पे भी वेरिएबल x ही है, लेकिन यहाँ x + 2 बराबर 3 है, फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। आपने देखा कि जैसे जैसे हम प्रॉब्लम चेंज करेंगे उसके सिचुएशन के हिसाब से x की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो ये x की वैल्यू फिक्स रही क्या, नहीं रही, क्योंकि x की वैल्यू इस प्रॉब्लम में -2 थी, यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। डैट मीन्स x क्या हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है बाबू, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो कौन कौन सी चीज़ों को हम वेरिएबल लेते हैं, तो मैंने आपको जैसा कि कहा कि मुख्य रूप से मैथ में x y z को लिया जाता है, वैसे आप किसी भी चीज़ को A B D E F कहाँ तक Z तक, इनमें से किसी भी चीज़ को क्या ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा कि थीटा की जगह 10 20 30 40 50 कुछ भी डिग्री आ सकती है। अल्फा भी क्या है, वेरिएबल है। बीटा भी हम वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा। लेकिन क्या बताओ, पाई वेरिएबल है नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। और पाई की जो वैल्यू तुम याद करते हो 22/7 यानी 22/7, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बाबू, वो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्योंकि पाई क्या है, इरेशनल है, और इरेशनल नंबर को कभी भी PYQ के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन हम चूंकि प्रॉब्लम तब सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए हमने एक नियर अबाउट वैल्यू ले ली है 22/7। तो याद रखना 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए तुम्हें क्वेश्चन में पूछता है कि 22/7 क्या है, तो वो तो आ जाता है क्या, रैशनल में, लेकिन पाई क्या आ जाता है, इरेशनल में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है रैशनल और पाई इरेशनल। तो बच्चों याद रखो कि 22/7 PYQ के फॉर्म में लिखा हुआ है। डैट मीन्स जो भी चीज़ PYQ के फॉर्म में आ जाएगी वो रैशनल होगा। लेकिन ये 22/7 जो है पाई की वैल्यू, ये एग्जैक्ट नहीं है, पाई की वैल्यू दूसरी है, लेकिन ये नियर अबाउट है, इसलिए इनको लिया गया है। पाई जो है अपने आप में इरेशनल है, ठीक है। तो ये पाई सिंबल तो है, लेकिन अल्फा बीटा गामा की तरह ये वेरिएबल नहीं है, इसकी एक वैल्यू है मैथ्स में, और जो हम यूज़ करते हैं वो है क्या, 22/7। तो इसलिए पाई को हम वेरिएबल में नहीं काउंट करेंगे, समझ गए। अल्फा बीटा गामा और भी कई सिंबल्स हैं, मान लो कहीं पे डेल्टा यूज़ करते हैं, कहीं पे लैम्डा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा।
तो ऐसे अलग अलग ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती जाएगी, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है। लेकिन अब वेरिएबल आप समझ गए, कांस्टेंट कौन सी चीज़ें हैं बाबू जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जैसे 1 2 3 4 3/2 -5 7 1 2/3, कुछ भी, इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी क्वेश्चन बदल भी जाए लेकिन इनकी वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन में वही रहने वाली। यानी ये 3 है तो मतलब पहले क्वेश्चन में इनकी वैल्यू 3 थी तो 3 के बराबर थे, तो दूसरे क्वेश्चन में 3 की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, 3 के ही बराबर रहेगा, 5 के ही बराबर रहेगा। समझ गए? चलो, तो ये बहुत बच्चों वाली जानकारी थी लेकिन मैंने फिर भी दे दिया, जिनकी बेसिक्स नहीं होगी तो वो समझ लेंगे। तो आप समझ गए ये इक्वेशन। अब इक्वेशन पे हम बात करते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इक्वेशन के टाइप्स डिपेंड करेंगे उनके वेरिएबल पर, ठीक है। तो अब वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को ए बी सी वाली चीज़ें दिक्कत करती है। तो चलो 2x + 3y बराबर मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे बताओ, मैंने कहा कि इक्वेशन जो होगी टाइप्स वो डिपेंड करेगा वेरिएबल पे। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है। तो x पे तुम देखोगे कुछ नहीं है पावर, तो क्या होता है पावर 1 कंसीडर करते हैं। y पे कुछ नहीं पावर तो 1। तो इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या हुई, 1 हुई। तो जब पावर 1 हो तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन, दैट इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यानी कि 1 से ज्यादा नहीं होगा, वेरिएबल का जो अधिक से अधिक पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर ये ऐसा हो जाए, x² + 2x + 3 बराबर यहाँ मान लो 0 है। अब मुझे बताओ, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इधर भी समथिंग है, इधर इक्वल टू के इधर भी समथिंग है, तो ये एक इक्वेशन है। अब इसमें बताओ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। तो वेरिएबल की यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। दैट मीन्स वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है 2 हो गई। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द इक्वेशन या दैट इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर अगर ऐसा हो, मुझे बताओ बच्चों ये कैसा इक्वेशन है। तो कुछ बच्चे देखेंगे पावर 2 है सर क्वाड्रेटिक। नहीं, मैंने क्या कहा, आपको हमेशा पावर किसका दिखना है बाबू, वेरिएबल की पावर दिखनी। यहां देखो वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर कितना है, 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि 2 to the power 4 को तो तुम लिख सकते हो ना x4। अब बताओ, अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि x + 4 है ये, और x पे क्या है, पावर 1 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया बाबू, हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। चलो, इसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए, x³ + 4x² + 2x + 3 बराबर 0। तो यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो यहां देखो 1 है 2 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है 3 है, और ये इक्वल टू इधर समथिंग है, यानी 0 हमने ले लिया। तुम कुछ भी ले सकते हो या कुछ भी दिया हो सकता है। इस टाइप का जो इक्वेशन है ये कैसा कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 3 हो गई। तो वेरिएबल की जब मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। देखो बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में। तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स ये तब रहेगा जब यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होगा। आपने जितने भी पॉलिनोमियल्स देखे होंगे तो पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट के होते हैं, ये इक्वल टू 0 नहीं होते। यहाँ तब लिखा होता है fx बराबर इतना, ठीक है। तो उनको हम इक्वेशन नहीं बोलते, ये पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू में समथिंग लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर किस पे, आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन किस पे वैरी करेगा। जब पावर 1 होंगे वेरिएबल के मैक्सिमम तो वो लीनियर कहलाएगा। जब वेरिएबल के पावर 2 होंगे, मैक्सिमम पावर 2 होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक।
जैसे ऐसा बच्चों नहीं सोचता कि सर इसमें तो एक पावर वाला भी है और दो पावर वाला भी है, तो क्या इसको लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? क्योंकि एक पावर के लिए लीनियर, दो पावर के लिए क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर अगर तीन पावर, दो पावर और एक पावर, तो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बच्चों, मैंने आपको बार बार कहा मैक्सिमम पावर जो होगी वही उस इक्वेशन का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर बस हमें फोकस करना है कि अधिक से अधिक पावर क्या है, 2 है, बस हमें कम वाला देखना ही नहीं। 2 हो गया मैक्सिमम क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हमें देखना है मैक्सिमम क्या है, तो 3 मैक्सिमम हो गया, तो हमें अब उससे नीचे वाला 2 और 1 देखना ही नहीं है। 3 हो गया, डैट मीन्स ये क्या हो गया पॉलिनोमियल बाबू, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। तुम बातों को समझ गए? तो चलो, अब ये मैंने बस समझाने के लिए किया था, हमें अब फोकस करना है आगे। तो तुम वेरिएबल और कांस्टेंट भी समझ गए, लीनियर, ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और ये सब समझ गए। अब देखो बात करते हैं, इक्वेशन भी तुम समझ गए। हमारे अब पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अब क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन, यहाँ देखो लिखा हुआ है साफ साफ, कितना वेरिएबल, 2 वेरिएबल। जैसे अगर नहीं लिखा होता, जैसे ये हो जाता, मान लो 2x 4y प्लस, ये लो, मैं पहले एक एक करके शुरू करता हूँ। जैसे 2y प्लस 3 बराबर 8 है, एक हो जाए 3x 2y बराबर 7, 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 9, 5x प्लस 3y, एक काम करो, अच्छा चलो ले लो, x 3y प्लस 2z प्लस 5t बराबर हमने ले लिया है, मान लो 7x प्लस 2y प्लस z प्लस t प्लस 2s बराबर मान लो है हमारे पास 7। अब चलो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है तुम्हें समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि ये क्या कर रहा है। देखो इसको, देखो ये एक इक्वेशन है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास LHS भी है, RHS भी है, और फिर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो हो गया ये एक इक्वेशन। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं तुम्हें, बताओ? केवल y ही क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि 2, 3 और 8 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये y हो गया वेरिएबल। अच्छा देखो बाबू, ये 2 जो है y के साथ गुणा में है, तो इस 2 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। y का ये क्या है, कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ गुणा में जो कांस्टेंट टर्म आते हैं, या कोई भी किसी एक टर्म को छोड़ के बाद बाकी टर्म जो उसके साथ गुणा में है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस वाले चीज को कोफिशिएंट में काउंट नहीं करते, समझ गए? चलो, तो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है y, तो ये हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है बाबू, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल, तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, समझ गए? अब चलो यहाँ पे देखो, इक्वेशन का नेमिंग करेंगे, इस इक्वेशन का क्या नाम होना चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल पहले चेक करो, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए क्या एक वेरिएबल होना जरूरी है, तो इसमें वेरिएबल तो है, और साथ में इक्वल टू के बाद कुछ टर्म भी, यानी LHS और RHS है, डैट मीन्स ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कैसा है, तो पावर चेक करो, मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, x पे भी पावर 1, y पे भी पावर 1, तो लीनियर है, लेकिन कितने वेरिएबल हैं, 2, तो इसका नाम जो हम करेंगे, नेमिंग जो करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि पावर वेरिएबल के मैक्सिमम 1 है, इसलिए लीनियर होगा। लेकिन पहला वाला भी लीनियर था, ये भी लीनियर, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले वाले में केवल एक वेरिएबल था और यहाँ कितने हो गए, 2 वेरिएबल, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एग्जैक्टली यही चीज हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी हम जो इक्वेशन अभी जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से हमारे पास 2-2 वेरिएबल्स आने वाले हैं। चलो यहाँ देखो बच्चों, इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन तो हो गया, लेकिन कितने वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी, 3 वेरिएबल्स, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, उसी तरीके से यहाँ बताओ, यहाँ भी मैक्सिमम पावर क्या है, सबके सब सारे वेरिएबल, यहाँ t भी है, तो t भी क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने कहा अल्फाबेट्स के जितने भी नंबर हैं आप लेंगे वो क्या वेरिएबल ही काउंट होंगे। मुख्य रूप से मैंने बताया कि x, y और z का लेते। तो देखो यहाँ पे बताओ,
ये तो लीनियर हो गए, पावर मैक्सिमम 1 है। अब अगला हम देखते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो 1 एक्स वाई जेड 3, ये चौथा 4 टी। डैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स। अब अगला हम बात करते हैं 7x 2y z t 2s बराबर 17। अब मुझे बताओ यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे है टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 वेरिएबल्स। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर, क्योंकि पहले तो पावर सबका 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल्स। तो तुम समझ गए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जब पूछा हुआ है तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है और न ही इनकी आवश्यकता है, हमें बस 2 वेरिएबल पे काम करना है। फाइनली मैं समझता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर आपके चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। आपके चैप्टर का ये वर्ड लीनियर का क्या मतलब था, पावर 1, तो यहाँ देखो पावर 1, एक पावर नहीं लिखा जाता। अब मुझे बताओ y पे पावर 2 हो तो इसका मतलब होता है y इंटू वाई, लेकिन y पे पावर 1 का मतलब क्या, केवल सिंपली y होता है, ये 1 नहीं लिखा जाता। जैसे किसी भी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर 1 क्यों, ये फिक्स होता है 1 होता है, लेकिन हम नहीं लिखते, हम 2/1 लिखते हैं क्या, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा, 1 से 2 को डिवाइड डालोगे तो फाइनली तो 2 ही रिजल्ट आएगा ना, इसलिए 2/1 नहीं लिखा जाता। वैसे ही पावर 1 नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है, समझ गए। तो जब पावर कुछ नहीं यहाँ दिखे तुम्हें तो डैट मीन्स पावर कितना है, 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और साथ में यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों समझ पाए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है। अगर अब तुम ये समझ गए होगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो और इस पे हम और बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं एक और भी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताता हूँ। जैसे लो, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये कितना इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन हुआ। कितना इक्वेशन हुआ बाबू, एक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल भी कितने हैं, एक। तो अगर इसका हम नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट आएगा, x इज इक्वल टू 8, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, ये रिजल्ट क्या दे देगा बाबू, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये समझ गए। अब इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x + 2y बराबर 7। अब इसको सॉल्व करो तो इसको क्या लिखेंगे, 3x, ये 2y प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2y। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 7 - 2y/3। अब मुझे बताओ बच्चों, x की क्या वैल्यू निकली, नहीं निकली बाबू। ये y की अगर कुछ वैल्यू अगर होती तभी हम x की क्या कर सकते थे, वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ y की वैल्यू हमें जब तक नहीं पता है तब तक ये x हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं आया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन है, कि हमारे पास जितने वेरिएबल होंगे हमें उसे सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ वेरिएबल एक था और ये इक्वेशन भी एक था, तो एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल था, तो एक ही इक्वेशन से क्या हो गई, उस वेरिएबल की रिजल्ट आ गई। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन एक हो और वेरिएबल 2 हो तो हम रिजल्ट नहीं ला सकते। डैट मीन्स कि अगर 2 वेरिएबल है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए इनकी वैल्यू के लिए, 2 इक्वेशन चाहिए। याद रखना बच्चों कि अगर वेरिएबल की संख्या आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इक्वेशन में तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए उतना ही इक्वेशन चाहिए होगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए था। अब मान लेते हैं हम x + y बराबर यहाँ ले लेते हैं 5, तब जाके हम सॉल्व कर सकते हैं कि अब हमारे पास क्या आ गई, 2। ये अभी देखो, अभी मैंने ये अपने मन से लिया है, लेकिन अभी अगर आपको मैं एक ऐसा करके दिखाता हूँ, पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो, जैसे x + y बराबर क्या है, 5 है, और x - y बराबर कितना है, 1 है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि आपके पास अगर 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो हमारे पास 2 वेरिएबल है तो ये तो एक इक्वेशन है ही, लीनियर इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है 2 इक्वेशन। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब अगर इनको सॉल्व करना है तो अब इसके लिए हमारे पास मेथड है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। कितने मेथड हैं बाबू, 4 मेथड्स। क्या क्या हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को तो ये पता ही होगा कि सब्स्टिट्यूशन है सर, वेरी गुड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास 3 मेथड तो तुम्हें पक्का पता है कि सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद
एलिमिनेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक और तुम सोच रहे होगे क्या, अगला जो चौथा नंबर है बाबू वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ की मदद से भी दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो ये 4 मेथड्स हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्या करने के, सॉल्व करने के। चलो अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और फिर बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल इजी होगा तुम्हें। तो चलो अब थ्योरी तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, यानी अब तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन अब शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, और तुम इस थ्योरी के बाद तुम फटाफट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो हम पहले मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को यहाँ लिखोगे, y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, या y बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस ऑफ x। इक्वेशन 1 से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू। इसको क्या तुम कर दोगे, इक्वेशन हमने 1 2 ले लिया है, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब इस y की वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो तुम यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो वी गेट। अब ये जो y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मुझे बताओ, x माइनस y है यहाँ पे ना, y की जगह हमारे पास 5 माइनस एक्स है। तो देखो बच्चों, जब भी ये दो y की वैल्यू सिंगल ना आके ऐसे करके आए प्लस या माइनस में, तो ब्रैकेट में लिख लेना ताकि तुम साइन में गलती ना कर पाओ। तो y की जगह हमने रख दिया ये, और बराबर क्या 1। तुम समझ पा रहे हो बातों को? अब यही जो बात हमने की, क्या की, y के बदले हमने y की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, यही हो गया सब्स्टिट्यूट। जैसे तुम जब दवा दुकान में जाते हो तो दवा दुकान में तुम कप सिरप मांगते हो, तो तुम्हें क्या कहते हैं कि देखिए हमारे पास जो है सो ये वाली कप सिरप नहीं, हमारे पास दूसरी कप सिरप है दूसरी कंपनी की, आप ये ले जाइए, ये भी जस्ट वैसा ही काम करेगा। डैट मीन्स क्या, ये उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके जगह पे आप इसको ले जाइए। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास उसी के तरह हूबहू चीज जो उसको क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। जैसे मान लो कि तुम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते हो, एनसीईआरटी, दोनों तो मैथ्स की बुक है, लेकिन आर एस अग्रवाल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसका, एनसीईआरटी का। कि अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आर एस अग्रवाल से पढ़ लो, बात सेम ही है। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ज़्यादा होगा आर एस अग्रवाल में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें सीखना है वही उसमें भी, उसमें बस प्रैक्टिस ज़्यादा है और तो कोई विशेष बात नहीं है। समझ गए बातों को? तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा बाबू कि हमने जब y से यहाँ देख रहे हो, यहाँ 5 माइनस एक्स, y को हमने रिप्लेस किया तो y की वैल्यू हम निकाल चुके थे। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली थी, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। अब ये वाला जब हम दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं तो अब मुझे बताओ बाबू, इस दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल अब तुम्हें कितना दिख रहा है। पहले ये वेरिएबल यहाँ दूसरे इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे, तो 2 वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो तो कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इन्फिनाइट आंसर आएंगे, कोई आंसर सही नहीं होगा। यानी कि दूसरा आंसर भी सही, तीसरा भी सही, तो सब के सब या तो सही हो जाएंगे, या फिर तुम कहोगे कि किसी एक पर हम अस्थिर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट इसका आंसर वही होगा। जैसे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ, अगर x की जगह हम 9 ले लेंगे तो y की जगह हम 8 ले लेंगे, तब रिजल्ट क्या जाएगा 1। x की जगह हम 10 ले लेंगे और y की जगह 9 ले लेंगे, तब रिजल्ट क्या जाएगा 1। x की जगह 4 ले लेंगे, y की जगह 3 ले लेंगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा 1। कोई भी फिक्स है क्या? नहीं, सब आंसर है। तो मल्टीपल आंसर आने लगेंगे इन्फिनाइट टाइम्स, अगर एक इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो। इसलिए जब हमें 2 वेरिएबल का एक डेफिनेट आंसर चाहिए, तो यूनिक आंसर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम y को रिप्लेस जब x से कर दिए तो अब हमारे पास इस इक्वेशन में
केवल एक ही वेरिएबल बच गया। अब एक वेरिएबल और एक इक्वेशन, तो आसानी से इसमें वैल्यू निकाली जा सकती है। x माइनस से गुना होगा तो -5, माइनस माइनस प्लस बराबर 1। अब मुझे बताओ x x मिलके कितना बना देंगे बाबू? मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे जो यहाँ x प्लस x है, ये कितने हो जाएंगे? 2x। और ये जो -5 है उधर जाएगा, उधर पहले से 1 है, और ये -5 उधर से इधर आया तो प्लस क्या हो गया? 5। अब बताओ यहाँ से 2x बराबर ये 6, यहाँ डैट इम्प्लाइज का साइन है, ये देना मत भूलना। तो x बराबर बताओ ये क्या आ जाएगा? 6/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। समझ गए? अब मैं इसको इरेज करूँगा। अब तुम क्या कर सकते हो, x की जो वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन थर्ड में तुम डाल देना। देखो x की वैल्यू तुम इसमें भी डालो, चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो, सब में y की वैल्यू y की आंसर देगी और सब में से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमारा थर्ड वाला जो होता है वो सबसे आसान होगा, यहाँ पे हम डालेंगे तो आसानी से आ जाएगा। वैसे मैं सब में तुम्हें रख के दिखाता हूँ। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पहले मैं 3 में रख के दिखा रहा हूँ। तो मुझे बताओ y बराबर क्या? 5 माइनस, यहाँ पे वी गेट लिख देते हैं, 5 माइनस x है, तो x की जगह कितना बाबू रखना है? 3। तो अब 5 माइनस x की जगह केवल हम 3 रखेंगे। 5 में से 3 गया, कितना रिजल्ट? 2। तो y की आंसर भी आ गई 2। हेंस यहाँ हम लिखेंगे, हेंस लो मैं पूरा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। समझ गए? ये हो गया आंसर। लेकिन चलो तुम सोचोगे कि क्या सर 1 में रखते तो वही रिजल्ट आता, तो चलो मैं यहाँ पे 3 की जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखते तो क्या रिजल्ट आता? तो x की जगह कितना रखना है बाबू? 3 प्लस y हो जाएगा नहीं, ये बराबर क्या आ जाएगा? 5। यहाँ बताओ y बराबर क्या? 5 माइनस 3, कितना रिजल्ट? 2। देखो 2 ही आया। चलो तुम्हें सेकेंड में रख के देखना है, सेकेंड में भी रख के ये तुमने देखा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो क्या है, x की जगह हमें क्या रखना है? 3। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 3। तो 3 माइनस वाई रखेंगे यहाँ पे, बराबर कितना? 1। यहाँ पे तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो बाबू, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम पहले सेकेंड लिख ही लो, जैसे x माइनस वाई बराबर 1। अब x की जगह पे रख दो 3 माइनस y बराबर 1। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये माइनस वाई, ये 1, ये क्या आ जाएगी बाबू? -3। 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बताओ? इधर है हमारे पास माइनस वाई, 1 में से 3 जाएगा तो -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या? 2, फिर भी 2। तो हम किसी में भी x की वैल्यू डालेंगे, इधर जो इक्वेशन 1 है या 2 है, या हमने जो 3 निकाला y बराबर x का y की आंसर सेम ही आएगी। लेकिन ये जो 3 वाला इक्वेशन है इसमें हम एक ही बार डालेंगे और हमें सीधे वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो x को फिर इधर से इधर लाना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, फिर फाइनली आंसर आएगा। इसलिए जो आपकी x की वैल्यू आई, अगर आप उसको थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं तो आप बहुत ईजिली से आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे सब्स्टिट्यूशन को। चलिए आप इसको उतारिए। चलो बच्चों, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करके दिखाता हूँ। देखो इस एग्जांपल में हमने क्या लिया है, तो इस तरीके से दिया हुआ x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6। और दूसरा जो इक्वेशन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1। देखो तुम्हें इसको ये नीचे ही लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? 2। तो ये हमारा हो गया 1 और ये क्या हो गया हमारा? 2। समझ गए? अब देखो इस फॉर्मेट में रहेगा तो तुम आसानी से काम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें क्या करना है? इन सबको एलसीएम लेके एक सिंपल फॉर्मेट बना लेना है। तो चलो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लो, x/2 माइनस y/9 बराबर क्या है? 6। एलसीएम लेंगे तो बताओ 2 और 9 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 18, यही एलसीएम हो जाएगा। 2 से 9 टाइम्स में तो ऊपर आ जाएगा 9x, 9 से 2 टाइम्स में 18, तो क्या आ जाएगा? 2y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 6। अब इनको देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 9x माइनस ऑफ 2y और 18 6 जा
18 को यहाँ 6 से क्या हो जाएगा गुना, तो 9x माइनस ऑफ 2y बराबर 108। अब ये हमारा एक अच्छा पैटर्न आ गया जिसमें हम आसानी से काम कर सकें। इसको अब हम मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर, तो चूंकि 1 एंड 2 हो चुका है तो इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे 3। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एंड फिर करेंगे। अच्छा तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ ही गया है तो तुम एक काम करो, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मुझे बताओ बाबू 9x बराबर कितनी हो जाएगी, तो 108, यहाँ माइनस 2y है तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगी 2y, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 9x बराबर इतना था तो अब केवल x बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अगर केवल x की बात करूँ मैं तो 9 गुणा में है तो इधर वाले सब के साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड। समझ गए बात को। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम 3। अब हम यहाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है तुम्हारे कॉपी में तो ये पहले ही लिखा जा चुका होगा तो तुम फिर से लिखोगे एंड इसको, तो क्या लिखेंगे x/7 y/3 बराबर 5। पहले अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बाबू, फिर से इन दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। 7 3 21, 7 से 3 टाइम्स में तो ये आ जाएगा 3x प्लस ये कितना आ जाएगा 7y बराबर कितना बाबू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x प्लस 7y बराबर 5 इंटू कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू। हम यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे तो 3 इंटू x की जगह हम क्या रख सकते हैं 108 प्लस 2y/9 प्लस में क्या 7y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट, यह आ जाएगा। समझ गए बातों को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ चूंकि x की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू थी जिसको हमने रिप्लेस कर दिया कहाँ से, इक्वेशन 3 से। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, कि यहाँ हमने जो काम किया है वो किससे काम किया है, इक्वेशन 3 में ये वैल्यू हम निकाले हुए थे। इधर वाली चीज़ अब बाबू मैं मिटा दूँ, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ हमारे लिए अब काम का। तो इक्वेशन नंबर 3 है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ 3 इंटू इतना है तो 3 से ये 9 कट जाएगा, काट दो कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो ऊपर क्या बचेगा बाबू 108। आगे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से। अब ये आगे का स्टेप, ये तो ऊपर क्वेश्चन का रह गया उसको मत ध्यान, यहाँ से अगला स्टेप यहाँ, तो 3 से 3 टाइम्स में तो 108 प्लस कितना आ गया बाबू 2y, y में क्या बचा है केवल 3 प्लस क्या है 7y बराबर 105। अब मुझे बताओ जब भी हम लिख रहे थे 3x प्लस 7y तब तो इसी में कितने वेरिएबल थे बाबू, 2 वेरिएबल थे। लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से उठा के यहाँ x को रिप्लेस कर दिया, यानी सब्सटीट्यूट कर दिया, x के बदले में x की वैल्यू को हमने रख दिया, तो अब क्या हो गया कि हमारा ये यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया y। अब देखो ये पूरा इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, वो क्या है y। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ भी y, यहाँ भी y ही है ना, 4 जगह रहे 5 जगह रहे उससे क्या मतलब है, हमें बस देखना वेरिएबल कितने हैं। तो केवल y के फॉर्मेट में आ गए तो y को हम जोड़ और घटा सकते हैं ना, लेकिन जब x और y के फॉर्मेट में थे तो उनके साथ हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते थे। अलग अलग वेरिएबल्स को हम नहीं जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते, लेकिन जब वो सेम होते हैं तो उनको जोड़ घटाया जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने इक्वेशन में हम क्या करें, 2 वेरिएबल से किस में कन्वर्ट कर दें, एक वेरिएबल में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल से यानी एक इक्वेशन से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में निकालनी होती है। और ये जो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे, यानी जैसे x की वैल्यू जो है किसके फॉर्मेट में आ गई, y के फॉर्मेट में आ गई। ये देखो तो 2y है यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास y के फॉर्मेट में ये जो वैल्यू आई, अब हम इसको कहीं रख देंगे x के जगह पे, तो हमारी पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी, y में हो जाएगी। तो अब यहाँ पे यही घटना हुई, यहाँ पे जैसे ही हमने रख दिया अब सब y में आ गई। अब एलसीएम लो, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना आने वाला है 3।
3 के ऊपर जो चीज़ है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 7 के नीचे कुछ नहीं, 1, 1 से 3 टाइम्स में 7 3 कितना 21 वाई, ये वाई है बच्चों। तुम मेरी आवाज़ को भी फॉलो करना कॉपी लेके, बराबर 105, क्योंकि बोर्ड पे कहीं कहीं चौक उगते हैं, कहीं नहीं भी उग रहे हैं, तो ये तुम देखोगे। अब 3 नीचे में है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम उधर ले जाएंगे। यहाँ देखो 2y और 21y आपस में जुड़ सकते हैं, तो 23y बराबर इधर क्या आ जाएगा 105 इंटू 3। अब ये 108 को उधर भेज देंगे, तो 23y बराबर, अब बताओ 105 इंटू 3, तो 5 3 ज़ा 15, 1 और 315 आ जाएगा ये गुणा करके, और ये 108 उधर प्लस में था तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। यहाँ से बताओ y बराबर, तो यहाँ पहले घटा लो, तो मुझे बताओ 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 7 बचेगा। अब यहाँ बच गया 0, यहाँ भी है 0 तो रहने दो 0, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, समझ गए। तो ये हमने घटा दिया, और यहाँ से जो 23 थी ये गुणा में y के साथ, ये इधर क्या चीज़ में आ जाएगी बाबू, डिवाइड में आ जाएगी। अब देखो ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 9 टाइम्स पढ़ो 23 को, 9 टाइम्स, 9 3 ज़ा 27, 2 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 20, 27 आ गया 9 टाइम्स। दैट मीन्स 23 से ये 9 टाइम्स कट गया, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बाबू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में मैंने कहा आपको 1 2 में नहीं रखो, आप 3 वाले में रखो, वो आपको सबसे आसान होगा। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पुटिंग the value of y in इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x बराबर, यहाँ देखो यही था इक्वेशन 3। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी बताऊँ तो आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठें, क्योंकि मैं मिटाता रहूँगा। 2 और y के जगह 2y है, y के जगह पे हम क्या रखेंगे बाबू 9, हमारा अभी आया था 9, y क्या 9, ये प्लस है। ये बताओ 108 प्लस 9 2 जा कितना 18 बाई कितना 9, ऐड करोगे तो 88 क्या आ जाएगी 16, 126 बाई 9। अब ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से कटने का एक सिंपल सा रूल है कि सबको जोड़ो, तो 6 + 2 8 1 9, तो 9 आ जाए अगर सम तो 9 से कटेगा, डैट मीन्स ये 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 3 बच गई, 3 पे उतरा 6, 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई बाबू यहाँ से 14। तो हेंस हम क्या कहेंगे, x बराबर 14 एंड y बराबर कितना 9। अब देखो बच्चों ये तो आंसर आ गई, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। मान लो एग्जाम में तो तुम्हारे पास आंसर नहीं होंगे, आंसर शीट की तुमने सही बनाई या गलत, लेकिन अगर तुम्हें चेक करना हुआ तो कैसे चेक करोगे, तो तुम इनको किसी भी इक्वेशन में रख दो और LHS और RHS की वैल्यू देखो, अगर बराबर हो जाती है तो तुम समझो कि सही है, अदरवाइज गलत है। चलो मुझे बताओ, हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, x/2 - y/9 बराबर 6 है ना, तो हम एक तरफ रखेंगे यानी LHS में रखेंगे x और y की वैल्यू, और RHS आ जानी चाहिए, समझ गए। चलो x की जगह 14 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी मैं तुम्हें चेक करके दिखा रहा हूँ, ये तो तुम उतार लिए, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ कि तुम कैसे चेक करोगे। जैसे x बराबर 14 और 9 आया, पहला इक्वेशन है हमारा x/2 - y/9 बराबर 6। तो अब इस हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x और y के, और अगर मुझे 6 मिल जाता है डैट मीन्स हम सही है। x की जगह 14 रख दो तो 14/2 माइनस y की जगह 9/9, 2 से 14 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, 9 से 9 1 टाइम्स में, 7 - 1 कितना 6। बताओ ये RHS के बराबर हो गया, डैट मीन्स कि वी आर करेक्ट। तो आप इस तरीके से जो आपके पास जो वैल्यू आई है उसको आप मेन इक्वेशन में जाके डाल देंगे या किसी इक्वेशन में, और वो अगर RHS के बराबर दे दे, आप दूसरे वाले में भी डालेंगे तब भी वही बात आएगी। नहीं विश्वास है तो बोलिए मैं करके दिखा दूँ।
यहाँ कितना है बाबू, x/7 प्लस y/3। तो x की जगह कितना रखना है हमें, 14/7 प्लस y की जगह 9/3। 7 से 2 टाइम्स 3 से 3 3 ज़ा, तो यहाँ जाएगा 2 + 3 बराबर कितना, रिजल्ट 5। बताओ यहाँ क्या है, 5 है, तो ये भी RHS के बराबर हो गया। तो डैट मीन्स कि हमारा क्या है बनाया वो सही है। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एग्जाम में। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, बेसिकली याद रखो, पहला जो मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन, अभी हम आगे 3 मेथड और पढ़ेंगे, क्या क्या है वो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है और ग्राफिकल मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशन तो दिया रहता है, उसमें से पहला इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम फिर क्या करते हैं कि उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक वेरिएबल जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और इधर सिंगल वेरिएबल रहने देते हैं। अब जब हम इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहे होते हैं तो 2 में इस वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि हमारा अब इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल हो जाता है और उसे आसान करना ईजी हो जाता है। आई होप बच्चों की आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चलो।